हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद विशाखा। एंड आज हम पढ़ेंगे CPU शेड्यूलिंग। सो द फर्स्ट क्वेश्चन विच कम टू आवर माइंड इज मतलब व्हाई वी आर यूजिंग CPU शेड्यूलिंग। मीन्स सबसे पहले जो बेसिक क्वेश्चन है हमारे दिमाग में आना चाहिए वो ये है कि हम CPU शेड्यूलिंग पढ़ किस लिए रहे हैं, इसकी नीड क्या है। ओके, सो मैं आपको समझाती हूँ। सपोज इन अ रेडी स्टेट वी हैव मल्टीपल प्रोसेसेस। सो दिस इज अ रनिंग स्टेट। मतलब हम अपनी मल्टीपल जो हमारी रेडी प्रोसेसेस हैं उनमें से कौन सी प्रोसेस को अपने रनिंग स्टेट के लिए सिलेक्ट करेंगे। इन मल्टीपल में से किसी एक को सिलेक्ट करना। इस सिलेक्ट करने के लिए हम डिफरेंट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का यूज़ करते हैं, जो कि हमारे डिफरेंट क्राइटेरिया को यूज़ करते हैं। मतलब कि मल्टीपल रेडी प्रोसेसेस में से सिलेक्ट करना वन प्रोसेस को फॉर रनिंग और फॉर CPU। दैट्स व्हाई वी यूज CPU शेड्यूलिंग। ओके, मेक अ सिलेक्शन। बेसिकली CPU शेड्यूलिंग इज यूज्ड टू मेक अ सिलेक्शन। मल्टीपल रेडी प्रोसेसेस, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास मल्टीपल प्रोसेसेस हैं, उनमें से हमें किसी एक को सिलेक्ट करना है रनिंग स्टेट के लिए। ओके, सो इसीलिए हम CPU शेड्यूलिंग को पढ़ते हैं एंड इसीलिए हमारे पास बहुत सारी CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स हैं। ओके, सो पहले मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स के बारे में बताऊंगी, देन उसके बाद हम पढ़ेंगे FCFS एल्गोरिथम। ओके, सो व्हाट इज अराइवल टाइम? द टाइम एट विच अ प्रोसेस अराइव्स। मतलब हमारे पास जब पहली बार हमारी प्रोसेस न्यू स्टेट से हमारी रेडी स्टेट में आएगी, जिस टाइम पे वो यहाँ पे एंटर करेगी वो ही हमारा होता है अराइवल टाइम। ओके, सो यही है हमारा क्या, अराइवल टाइम। आई विल यूज रेड कलर पेन so that it is clearly visible. Arrival time. ओके, मतलब हमारी न्यू स्टेट से रेडी स्टेट में जब प्रोसेस एंटर करेगी तो जो वो टाइम रहेगा वही टाइम हमारा होता है अराइवल टाइम। ओके, नाउ बर्स्ट टाइम और सर्विस टाइम। मतलब कितने टाइम के लिए जो हमारी प्रोसेस है वो हमारी रनिंग स्टेट में रहेगी। मतलब कि वो कितने टाइम CPU को यूटिलाइज करेगी, कितने टाइम वो उसकी एग्जीक्यूशन चलेगी, वही हमारा क्या होता है, बर्स्ट टाइम और सर्विस टाइम। नेक्स्ट वन इज कंप्लीशन टाइम। कंप्लीशन टाइम, दिस इज द टाइम एट विच प्रोसेस कंप्लीट्स। मतलब हमारी रनिंग स्टेट से कोई प्रोसेस किस टाइम टर्मिनेटेड स्टेट में जाएगी। रनिंग स्टेट से टर्मिनेटेड स्टेट में जाना, दैट टाइम इज नोन एज कंप्लीशन टाइम। रनिंग स्टेट से, सपोज दैट आई हैव P1 process in running state, it is execute. Okay, and when P1 complete it move to terminated state. So जब ये हमारी रनिंग स्टेट से टर्मिनेटेड स्टेट में जाएगी वही टाइम हमारा क्या होता है, कंप्लीशन टाइम। ओके, when a process move from running state to terminated state, that time is known as completion time. Okay, next is turn around time. Turn around time is the total time from the arrival to completion of a process. मतलब कोई प्रोसेस हमारा
रेडी स्टेट से लेके टर्मिनेटेड स्टेट तक और कंप्लीशन तक, ओके, कंप्लीशन तक जितनी देर हमारा रहा है वही टाइम होता है हमारा टर्न अराउंड टाइम। आई कैन ऑल्सो शो द डायग्राम ऑफ process state so that you can clearly or easily understand. Here you can see our process P1 enter, so this is arrival time, and when it complete, so it move to terminated state, so this time is known as arrival time. From ready state to completion time, this is known as our turn around time. सो बेसिकली हमारा टर्न अराउंड टाइम क्या हो जाएगा? दिस इज़ बेसिकली CT, मतलब कंप्लीशन टाइम में से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे हमारा अराइवल टाइम। सो CT माइनस AT, सो CT माइनस AT इज अ टर्न अराउंड टाइम। नेक्स्ट वन इज अ वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम easily you can understand using the diagram. This here multiple processes are present P1, P2, P3, क्योंकि हमें पता है हमारा जो सिस्टम है वो सिर्फ सिंगल प्रोसेसर का यूज़ करता है, मतलब सिंगल CPU का यूज़ करता है। सो एट अ टाइम सिर्फ हमारी एक ही प्रोसेस प्रेजेंट रहती है CPU के अंदर, मतलब रनिंग स्टेट में। ओके, सो अदर जो हमारी अदर प्रोसेसेस हैं वो सब वेट करेंगी हमारा रेडी स्टेट में, सो डैट दे कैन फाइंड द टाइम एट विच CPU इज़ फ्री। ओके, सो ये यहाँ पे वेट करेंगी, ठीक है। तो मतलब हमारे किसी प्रोसेस ने कितने टाइम वेट किया CPU का इज़ नोन एज वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम, टोटल वेटिंग टाइम इन रेडी स्टेट, मतलब कोई प्रोसेस हमारा कितने टाइम तक रेडी स्टेट में रहा वही टाइम होता है हमारा वेटिंग टाइम। और इसको कैसे निकालेंगे हम, कैसे हम इसका फॉर्मूला बनाएंगे? बेसिकली हम अपने टर्न अराउंड में से, मतलब जो हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा टाइम है, इसमें से हम अपना रनिंग टाइम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा वेटिंग टाइम होगा। वेटिंग टाइम इक्वल्स टू टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। ओके, सो एंड हम इसमें अपना वेटिंग और ब्लॉक्ड यूज़ नहीं कर रहे हैं, मतलब जो हमारे प्रोसेसेस हैं हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि वो हमारी इनपुट आउटपुट और इवेंट को परफॉर्म ही नहीं करेंगी, मतलब वो वेट ही नहीं करेंगी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन का और इवेंट का। ओके, सो मतलब कि हम इसमें अपना वेटिंग और ब्लॉक स्टेट को नहीं मान रहे हैं। ओके, मतलब कि इन योर एग्ज़ाम, इन योर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और गेट एग्ज़ाम, मतलब हम इसमें अपना वेटिंग और ब्लॉक स्टेट को नहीं कंसिडर करते। तो मतलब हमारा प्रोसेस या तो वो रेडी स्टेट में होगा या वो रनिंग स्टेट में होगा या फिर वो टर्मिनेटेड होगा। ओके, सो इसीलिए ही हमने अपने वेटिंग टाइम में इसका यूज़ नहीं किया। ओके, आई होप you will understand, and if you have any query you can ask me in comment section. Okay, now this is our first CPU scheduling algorithm, FCFS, first come first serve. Okay, I will explain this point later or after few minutes or by explaining the question. Okay, when I cover advantages or disadvantages, then I will explain this point. Okay, so you can easily understand this point. FCFS basically means that जो प्रोसेस हमारा पहले आएगा हम उसको पहले सर्व करेंगे, मतलब जो प्रोसेस पहले आएगा उसको हम CPU का एक्सेस पहले देंगे। लाइक P1, P2, P3, अगर हमारा P1 प्रोसेस पहले आ रहा है तो हम CPU पहले देंगे, CPU का एक्सेस पहले देंगे, P2 को बाद में देंगे, देन P3 को देंगे। मतलब कि जैसे हमारा आ रहा है, इट बेसिकली लाइक द क्यू डेटा स्ट्रक्चर,
FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। और बेसिकली आप समझ सकते हैं जैसे लाइक एट अ टिकट काउंटर, मतलब जो पर्सन पहले आएगा उसको पहले टिकट मिलेगा। लाइक दिस इज बेसिकली अ क्यू लाइक दिस, P1, person 1, person 2 like this, and this is basically the counter. Okay, so बेसिकली हमारा P1 पहले आएगा तो P1 को टिकट पहले मिलेगा, फिर हमारा P1 का जो वर्क है वो कंप्लीट हो जाएगा तो हमारा P1 यहाँ से हट जाएगा। ओके, P1 हमारा हट जाएगा, फिर हमारा P2 आ जाएगा, देन P2 अपनी सर्विस लेगा। जब हमारा P2 कंप्लीट हो जाएगा तो जो हमारा पहले प्रोसेस आएगा देन उसको हम अपनी CPU को एक्सेस देंगे। ओके, नाउ व्हाट इज़ द शेड्यूलिंग क्राइटेरिया, मतलब हम किस बेसिस पे प्रोसेसेस को सिलेक्ट करेंगे। मतलब हमारे पास बहुत सारे प्रोसेस हैं रेडी स्टेट में, हमारे पास बहुत सारे प्रोसेसेस हैं लाइक P1, P2 एंड सो ऑन। हम किस बेसिस पे प्रोसेस को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमें एक प्रोसेस सिलेक्ट करना है एट अ टाइम, तो हम किस बेसिस पे करेंगे। ओके, फॉर द रनिंग स्टेट, सो बेसिकली हमारा इसमें क्राइटेरिया होता है कि जिसका भी अराइवल टाइम कम होगा, मतलब कि वो प्रोसेस जिसका अराइवल टाइम सबसे कम है हम उस प्रोसेस को सबसे पहले लेंगे। सपोज दैट हमारा प्रोसेस है P1, P2, P3, ये हमारे अराइवल टाइम है। ओके, एंड बेसिकली इसका 2 है, इसका 4 है, इसका 5 है, मतलब ये हमारी किस टाइम पे आई, जब टाइम 2 था। ये हमारी किस टाइम पे आई, 4, ये हमारी 5 पे आई। तो सबसे पहले हमारी कौन आई, P1। तो हम P1 को सबसे पहले इन तीनों में से सबसे पहले हम सर्विस अपनी P1 को देंगे, फिर अपने P2 को देंगे, फिर अपने P3 को देंगे। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ अराइवल टाइम, जिसका अराइवल टाइम सबसे कम है हम उसको देंगे। ओके, और बेसिकली ये होगा अगर हमारे दो या दो से ज़्यादा प्रोसेस का अराइवल टाइम सेम है तो हम यूज़ करेंगे अपने टाई ब्रेकर का। मतलब अगर सपोज डैट अगर हमारे P1 का टाइम भी 0 है, P2 का टाइम भी 0 है, इसका टाइम 2 है, तो कैसे हम चूज़ करेंगे, तो हम इसे देखेंगे अपने आईडी के बेसिस पे। मतलब हम ये मान के चलते हैं जैसे हमारा P1 है तो P1 की आईडी कम है, तो मतलब हम पहले P1 को देंगे फिर P2 को देंगे। ओके, और अगर हमारी प्रोसेस इस फॉर्म में है लाइक A, B, तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारा A छोटा है, हमारा B बड़ा है। लाइक इफ़ यू नो एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देन देयर आर ASCII values. Okay, you can also understand on the basis of ASCII value, or you can say that, or you can understand like A हमारा पहले आता है तो A हमारा छोटा है, B हमारा बड़ा है, A सबसे छोटा, फिर B, फिर उससे बड़ा C, लाइक दैट। मतलब अगर हमारा अराइवल टाइम 2 या 2 से ज़्यादा प्रोसेस का सेम होता है तो हम किस बेसिस पे अपने प्रोसेस को सिलेक्ट करेंगे, हम सिलेक्ट करेंगे आईडी के बेसिस पे। ओके, और बेसिकली ये एल्गोरिदम किस टाइप की है, द टाइप ऑफ द एल्गोरिदम इज़ नॉन प्रीएम्प्टिव। बेसिकली नॉन प्रीएम्प्टिव का मतलब क्या है हमारा, मैं बताती हूँ आपको। लाइक ये हमारा CPU है, CPU के अंदर हमारी P1 है। ओके, अगर P1 हमारी एक बार स्टार्ट हो गई, अब चाहे ये हमारी 15, अगर इसका टाइम 15 भी है और दूसरी कोई प्रोसेस है जो वेट कर रही है हमारा, अगर उसका टाइम 3 भी है, स्टिल हम इसे यहाँ से टेक आउट नहीं करेंगे, यहाँ से हम इसको रिमूव नहीं करेंगे। अगर हमारी एक बार कोई प्रोसेस CPU का एक्सेस मिल गया तो हमारी प्रोसेस तभी बाहर आएगी जब ये कंप्लीट हो जाएगी। ओके, एंड एक और केस हमारा ये रहता है कि अगर किसी प्रोसेस को
इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करना हो या फिर कोई इवेंट परफॉर्म करना हो, बट हम अभी फ़िलहाल क्वेश्चंस के लिए मान के चल रहे हैं कि कोई हमारा इनपुट आउटपुट ऑपरेशन रिक्वायरमेंट नहीं है और हमारी कोई इवेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, सो ओनली वन सिंगल रीज़न फॉर लीविंग द CPU इज़ डैट व्हेन द प्रोसेस इज़ कंप्लीटेड। ओके, मतलब हमारी प्रोसेस कितनी भी बड़ी हो, चाहे इसका टाइम 100 क्यों ना हो, 100 क्यों ना हो, अनटिल एंड अनलेस अगर हमारी ये कंप्लीट नहीं होती है तो ये हमारी बाहर नहीं जाएगी, चाहे कोई छोटे टाइम वाली वेट करती रहेगी। बट अगर ये एक बार इसे CPU मिल गया तो ये तभी बाहर जाएगी जब हमारी ये कंप्लीट हो जाएगी। ओके, और यही इसका डिसएडवांटेज है, हम आगे इस चीज़ को डिस्कस करेंगे, यही हमारा डिसएडवांटेज है। ओके, नाउ ये हमारा क्वेश्चन है और इसे हमें सोल्व करना है ऑन द बेसिस ऑफ FCFS एल्गोरिथम। कैसे हम इसको सोल्व करेंगे? बेसिकली जो भी हमारे सारे FCFS एल्गोरिथम हैं इनमें बेसिकली डिफरेंस सिर्फ गैंट चार्ट का ही है। अगर एक बार आपने किसी CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का गैंट चार्ट बना लिया तो उसके बाद का प्रोसेस सभी एल्गोरिथम्स का सेम होगा, बस डिफरेंस सिर्फ गैंट चार्ट में ही होता है। ओके, नाउ दिस इज आवर गैंट चार्ट। ओके, ये आपको ध्यान से देखना है गैंट चार्ट। ओके, क्योंकि यही इस क्वेश्चन में मेन है। एक बार आप गैंट चार्ट बना लेंगे देन उसके बाद सभी एल्गोरिथम का प्रोसेस सेम होगा। अब सबसे पहले टाइम 0 होगा। 0 टाइम पे हमारे तीनों प्रोसेस हमारे अराइव हो गए, तीनों प्रोसेस हमारे रेडी है। अब हम किस बेसिस पे करेंगे सिलेक्शन? हम करेंगे अपने टाई ब्रेकर का यूज़, मतलब जिस प्रोसेस की ID छोटी है हम उसको सिलेक्ट करेंगे। ओके, सो हमारे P1 की जो ID है वो छोटी है क्योंकि वो 1 है, ये 2 है, ये 3 है, सो हम 1 ले रहे हैं, P1। ओके, एंड P1 हमारा कितना टाइम होगा? मतलब बर्स्ट टाइम मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है, बर्स्ट टाइम वो टाइम होता है जो हमारे CPU में कितनी देर हमारा प्रोसेस रहा है या फिर कितनी देर से प्रोसेस को CPU का एक्सेस चाहिए फॉर मतलब कंप्लीट होने के लिए। ओके, मतलब इसे 27 चाहिए, 27, सो 27। ओके, और यहाँ पे अगर एक बार प्रोसेस कोई आ गया तो वो कंप्लीट होने के बाद ही दूसरा प्रोसेस आएगा। सो बेसिकली हमारा टाइम हो गया 27। ओके, देन हमारा P2 क्योंकि ये इसकी ID छोटी है। ओके, सो P2 को कितना चाहिए? ये हमारा डन है, इसको चाहिए 3। ओके, 27 एंड 3 इज 30। Okay, and P3 bus time is 3, then 30 plus 3, 33. Okay, now our Gantt chart is ready. अब इस Gantt चार्ट का यूज़ करके हम अपनी टेबल कंप्लीट करेंगे, लाइक कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम। ओके, now completion time, basically the end, at the end part of a process the completion time is mentioned. So P1 27, P2 30, P3 33, and basically turn around time is that equals to CT minus AT, turn around time equals to completion time minus arrival time. Completion time minus arrival time. Okay, just write 27, 30, 33
and subtract the arrival time. What is arrival time? Arrival time is mentioned here. It will always given in the question. 27, 30 minus 30 and 33. What is waiting time? Waiting time basically TAT minus BT. Turnaround time minus burst time is the waiting time. WT equals to TAT minus burst time. Okay, so simply write down turnaround time, subtract, and then burst time. 27 minus 27, 0. 30 minus 3, 27. 33 minus 3, 30. एंड बेसिकली क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं? बेसिकली पूछा जाता है प्रोसेस कंप्लीशन सीक्वेंस. इट्स डिपेंड ऑन क्वेश्चन. प्रोसेस कंप्लीशन सीक्वेंस. सो क्या होगी हमारी सीक्वेंस? P1, P2, P3. ओके. एंड नेक्स्ट जो कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है वो होता है हमारा एवरेज वेटिंग टाइम. सो एवरेज वेटिंग टाइम, write down all the waiting time. 0 plus 27 plus 30, and then because we have 3 processes, that's why I will divide with 3. 27 plus 30, 57, then 3 1 is 3, 3 9 is 27. Our average waiting time is 29. Okay, now द नेक्स्ट क्वेश्चन जो बेसिकली जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड होता है वो होता है हमारा एवरेज टर्न अराउंड टाइम. ये क्या होता है हमारा? बेसिकली इनको राइट डाउन करो. 27 प्लस 30 प्लस 33. Okay, and because we have 3 processes, total number of processes we have 3, that's why I will divide it with 3. 27 30 plus 33, it is equals to 90. Okay, 30 30 60 63, then 7 70 70 or 20 90 30. So our average turn around time is 30. Okay, let's move to another question so that the concept of the FCS algorithm is clear to you guys. And if you have any query or you have any doubt, you can ask me in comment section also. Like first try it by yourself. सबसे पहले आप खुद करिए इसको. ओके, जस्ट पॉज द वीडियो एंड ट्राई इट. ओके, सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे? हम इसमें अपना गैंट चार्ट ड्रॉ करेंगे. आई विल सजेस्ट यू, सबसे पहले आप एक क्वेश्चन देखिए एंड दूसरा क्वेश्चन आप खुद ट्राई कीजिए. ओके, एंड देन वीडियो स्टार्ट कीजिए एंड देन मैच द आंसर. ओके, एंड इफ यू नॉट एबल टू डूइंग द क्वेश्चन बाय योरसेल्फ, देन स्टार्ट द वीडियो. ओके, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपने 0 से. ओके, अब देखिए हमारा कौन सा प्रोसेस अराइव हुआ है. सिर्फ हमारा P1 है जो हमारा अराइव हुआ है 0 पे. ओके, क्योंकि सभी बाकी का 1 2 3 पे अराइव होंगे, तो 0 पे हमारा P1 आएगा. P1 हमारा कितनी देर चलेगा? 4.
ओके, क्योंकि ये जो FCFS है ये हमारी नॉन प्रीएम्प्टिव है, सो हम कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग नहीं कर सकते। अगर एक बार P1 आ गया तो ये पहले कंप्लीट होगा, देन ही हम अनदर प्रोसेस पे मूव करेंगे। सो बेसिकली 4, सो कितना हो गया टोटल 4, हाउ मच 4। P2 क्यों, because it have lowest arrival time, then how much burst time 1, 4 1 5, then P3 burst time is 2, 5 to 7, and P4 burst time is 5, then 7 plus 5 12. ओके, सो यहाँ पे हमारा गैंट चार्ट कंप्लीट है, एंड यूजिंग दिस गैंट चार्ट वी कैन कंप्लीट अ टेबल easily. Basically, completion time is mentioned at the end of the process. For P1 4, for P2 5, P3 7, P4 12. Turnaround time is CT minus AT. Okay, just write down the completion time, then subtract. You can easily write down here, okay, and subtract arrival time. 0 1 2 3, 4 minus 0 4, 5 minus 1 4, 7 minus 2 5, 12 minus 3 9. Waiting time is TAT minus PT. So basically write down the turnaround time here and subtract burst time. Here burst time is mentioned. Okay, 4, then 1, then 2, then 5. Okay, subtract 0, 4 minus 1 3, 5 minus 2 3, 9 minus 5 4, and calculate the, if they will ask for the sequence, process completion sequence, so क्या होगी हमारी P1, then P2, then P3, then P4. ओके, एंड जो हमारा एवरेज वेटिंग टाइम है हमारा वो हो जाएगा हमारा, इन सबको राइट डाउन करो, 0 + 3 + 3 + 4, एंड क्योंकि हमारे टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस हमारे 4 हैं, सो डिवाइड बाय 4, 3 3 9, 9 + 4 13 by 4. Sorry, here not 9, 3 + 3 6, and 6 + 4 10. Okay, and when I will divide it, it will become 4 2 ja 8, and then remainder is 2, and down 0 2.5. Okay, so correct it here. Average turnaround time. So basically write down all the process turnaround time here, and divide it with 4. 4 + 4 8, 8 8 16, 1 17, and 17 and plus 5 22. Okay, and divide it with 4, and 4 5s are 20, remainder is 2, and put down the 0 down, and 5.5. Okay, now come to the advantages and disadvantages. Okay, so basically
Advantages: easy to implement, easily we can implement the FCFS. No complex logic, there is no complex logic. No starvation means जो हमारा प्रोसेस है मतलब ऐसे नहीं है कि वो इंडेफिनेट वेट करेगा, मतलब कि एक प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद हमारे दूसरे प्रोसेस पे हम मूव करेंगे. ओके, नो इंडेफिनेट वेट, मतलब ऐसे नहीं है कि एक प्रोसेस है जो वेटिंग में ही है ना, और बाकी प्रोसेस हम अपना CPU यूज़ कर रहे हैं, ऐसा इसमें नहीं है. मतलब हम फाइनाइट वेट करना पड़ता है प्रोसेसेस को. ओके, सो देयर इज़ नो स्टारवेशन प्रॉब्लम इन FCFS. कम टू डिसएडवांटेजेस: नो ऑप्शन ऑफ प्रीम्पशन, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है ये हमारी नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिदम है. नॉन प्रीएम्प्टिव मीन्स आई विल मेंशन इट हेयर, यू कैन सी इट क्लियरली. नॉन प्रीएम्प्टिव मतलब हम अगर एक बार किसी प्रोसेस को CPU का एक्सेस मिल गया, सो वो CPU को तभी रिलीज़ करेगी और लीव करेगी CPU से जब वो कंप्लीट हो जाएगी. ओके, सो देयर इज़ नो प्रीम्पशन. ओके, कॉन्वो इफेक्ट मेक्स द सिस्टम स्लो. ओके, convo effect, and I will mention the point here also. Convo effect only occur in FCFS. Okay, only FCFS suffers from convo effect. मीन्स जो हमारी अदर CPU एल्गोरिदम हैं, CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स हैं, उनमें हमारा कॉन्वो इफेक्ट नहीं आता है, सिर्फ हमारा FCFS में आता है. मतलब बेसिकली हम कॉन्वो तो पढ़ रहे हैं. बेसिकली कॉन्वो इफेक्ट बेसिकली है क्या? बेसिकली कॉन्वो इफेक्ट हमारा ये है कि अगर हमारी कोई बिग प्रॉब्लम आ गई, लाइक हमने सबसे पहले अपना एक्सेस P1 को दिया. ओके, क्योंकि इसका अराइवल टाइम 0 था. ओके, बट जो इसका बर्स्ट टाइम है BT जो है इसका, मान लो इसका BT बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है इसका BT, बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत ज़्यादा हाई है. ओके, मान लो कि इसका है लेग्स में है. ओके, लाइक लेग्स मतलब एक बहुत बड़ी वैल्यू है. सो हमारा P1 स्टार्ट हो जाएगा. एंड क्योंकि हमारी FCFS नॉन प्रीएम्प्टिव है, सो बेसिक जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा तो हम अदर प्रोसेस पे अपना मूव नहीं करेंगे. लाइक हमारा P1 रनिंग स्टेट में है और हमने जो P2 इसका बहुत ज़्यादा हाई हमारा बर्स्ट टाइम है और इनका मान लो हमारा 2 है, P3 का हमारा 1 है, ये हमारे बर्स्ट टाइम है. अराइवल टाइम इसका मान लो हमारा 0 था, इसका मान लो 2 था, एंड इसका मान लो हमारा 5 था. सो बेसिकली हमारा ये रनिंग स्टेट में है. एंड हमने अपने P2 को अपना इसको अब इसको हमने सिलेक्ट तो कर लिया, बट ये जो हमारा आउटपुट है P2 का, ये हमारा बहुत बाद में मिलेगा क्योंकि हमारा P1 अभी रनिंग स्टेट में है एंड P3 का आउटपुट बहुत बाद में मिलेगा. सो इससे क्या होगा, हमें लगेगा कि हमारा सिस्टम बहुत ज़्यादा स्लो वर्क कर रहा है या हमारा सिस्टम वर्क ही नहीं कर रहा है, बट एक्चुअल में क्या हो रहा है, हमारा P1 बहुत ज़्यादा बड़ा है, ये बहुत ज़्यादा टाइम लेगा कंप्लीट होने के लिए. तो इसीलिए कॉन्वो इफेक्ट मेक्स द सिस्टम स्लो. Okay, and I hope this will help you guys, and please like and subscribe my channel. Okay, and I will again mention it. If you have any doubt, you can ask me in comment section. Okay.